जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 2024 लगातार जारी है। एनडीए और मजबूत होता नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बिखराव साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीटों को फंसा पेच साफ तौर पर नजर आ रहा है। बढ़ता एनडीए, बिखरता इंडिया, ऐसे कैसे मुकाबला करेगा इंडिया गठबंधन एनडीए से 2024 की जंग में? यह बड़ा सवाल है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। 2024 की महाजंग के ऐलान में अब से कुछ ही दिन बचे हैं। मुकाबला इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में। एनडीए का नारा है इस बार 400 पार, वहीं इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि 10 साल की मोदी सरकार को सत्ता से कैसे हटाया जाए। इस कड़ी में लगातार नए दोस्त जोड़ने, सीटों पर दावेदारी बढ़ाने और विपक्ष को कमजोर करने की लड़ाई चल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का कुनबा बिखर रहा है? क्योंकि बीजेपी की तैयारी देखें तो पुराने दोस्तों की भी वापसी कराई जा रही है। अब आंध्र में चंद्रबाबू नायडू 6 साल बाद बीजेपी के साथ लौटे हैं। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 15 साल बाद नवीन पटनायक के बीजेपी में साथ लौटने की संभावना भी जताई जा रही है। नीतीश कुमार भी 2 साल बाद आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी ने पहली बार तमिल मनीला कांग्रेस के साथ गठबंधन कर साउथ में अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिशों को तेज कर दिया है। लेकिन अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो बड़े राज्यों बंगाल और महाराष्ट्र में अब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी है। हालांकि ममता बनर्जी के साथ बंगाल में अभी भी पेच फंसे हुए हैं। वहीं उद्धव और पवार के साथ महाराष्ट्र की सियासत में अब तक कुछ भी तय नहीं माना जा रहा है। लेकिन इस बीच चर्चा जम्मू कश्मीर की भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को इंडिया से बाहर कर दिया गया है। तो केरल में लेफ्ट ने राहुल गांधी की सीट वायनाड पर अपना कैंडिडेट खड़ा करके एक तरीके से गठबंधन तोड़ने का ही समीर ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और सीटों पर साफ तौर पर पेच नजर आ रहा है फंसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज इस बीच बैठक होने जा रही है। 150 बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर संभव है। आपको पहले से ही पता है कि 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा चुकी है और दूसरी लिस्ट में 150 और कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हो सकती है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है मीटिंग। जल्द आपको अब इंफॉर्मेशन देते हैं, पॉइंट वाइज आपको यह बता देते हैं कि 2024 की लड़ाई में इंडिया से एनडीए कितना आगे है। क्योंकि कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, बड़ी खबर हमारे पास है जहां आपको बता दें कि बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। 195 लोगों के नामों का ऐलान हुआ है। हालांकि 2 मार्च आपको बता दें कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर कांग्रेस, और ये देखिए ये डिटेल इसलिए भी समीर रखना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट को देखते हुए 8 मार्च की तारीख जहां 39 कैंडिडेट की लिस्ट को देखते हुए बड़ी खबर सामने आई है। वहीं सीट शेयरिंग पर जहां बीजेपी बिहार महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में एक तरीके से सहमति जताती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल में यहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। और यही वो वजह है जिस लिहाज से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग का पेच ही आने वाले वक्त में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब बिल्कुल, वहीं चुनाव प्रचार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। 2 महीने में 50,000 से ज्यादा किलोमीटर की वो दूरी तय कर चुके हैं। 17-18 राज्यों में पहुंचे। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। लगातार उनकी न्याय यात्रा चल रही है। एक राज्य में 1 या 2 दिन वो बिताते हैं। दूसरे नेताओं में सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे एक्टिव नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है इंडिया गठबंधन में, अगर देखें कांग्रेस पार्टी में देखें तो राहुल गांधी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं मोदी महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र में कुनबा बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो करते हुए नजर आए और वो कोशिशें रंग लाती हुई भी दिखी। नए नए दोस्त बने। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो केरल, बंगाल, यूपी, बिहार, तमिलनाडु में सहयोगियों के रहमो करम पर नजर आ रही है। और केरल में तो बुरी तरह से पेच फंस गया है, यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ भी लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट वहां पर उतार दिया है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है मौजूदा, आज की स्थिति है 2024 की लड़ाई के मद्देनजर। ये समीकरण जो है ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। इसी मद्देनजर आगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, खास मेहमानों से बात होगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि आज आजमगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपको बता दें 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां तक कि 10 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर भी खबर है। आजमगढ़ में ही जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे।
और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। शिवम, पहला सवाल आपसे, 2024 की लड़ाई को आज इस वक्त कैसे आंकते हैं आप? बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, दूसरी जारी करने वाली है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर कई राज्यों में पेच नजर आ रहा है। हालांकि स्थिति पहले जैसी नहीं है। आप लोग इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे, वैसा अब नहीं लग रहा है। करीब 200 से 250 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर अभी भी ये बिल्कुल तय लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट होगा। मुश्किल है। देखिए, मैं मानता हूं, जहां तक अगर टीवी की बात करें, न्यूज चैनल्स की बात करें, तो हाँ बिल्कुल है। हर सुबह 10 बजे समीर जी के साथ तमाम चैलेंजेस हैं। मैं मानता हूं इसके साथ हमारी जबरदस्त लड़ाई है, नेक टू नेक लड़ाई है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। लेकिन सच बात यह है, अगर ऑलराउंड हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार कर रहा है, और लड़ाई में इंडिया अलायंस कहीं आसपास भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं के फॉर्म में हो, चाहे वो बीजेडी के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे साथ आरएलडी आ गई, चाहे इसके अलावा नीतीश जी हमारे साथ आ गए। दूसरी तरफ आप इनके हालात देखिए, शुरुआत में जो इतने बड़े बड़े दम भरे जा रहे थे उसका क्या हुआ? महबूबा मुफ्ती को बाहर करना पड़ रहा है, वो साथ में नहीं है। ममता बनर्जी को लगातार जो है अधीर रंजन चौधरी जो है गाली दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम अगर हम जगह बात करें तो चीजें बाहर बिखरती हुई जा रही हैं। और इसके साथ साथ आप एक कैंपेन, जो एक यूनाइटेड कैंपेन होता है, वो आपको कहां नजर आ रहा है इस गठबंधन में? कोई चुनाव में नजर आ रहे हो, कोई लड़ाई कर रहे हो, कोई लगातार रैलियां निकाल रहे हो? नहीं, सीट शेयर करके जितना भी हो सकता है सीटें इन्होंने अनाउंस की। लेकिन बावजूद उसके, क्या सिर्फ सीट शेयरिंग करने के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 224 ऐसी सीटें थी 2019 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को 50% से वोट ज्यादा मिले थे, और इस बार वो ज्यादा बढ़ने वाले हैं। एक बात बहुत साफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में है, तमाम जगहों पर जाते हैं, तमाम बातें करते हैं, जो अपनी योजनाएं हैं वो गिनाते हैं, जो 10 साल में काम किया वो गिनाते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा मरा हुआ अलायंस है जो ऐसा लग रहा है इस बार के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने शायद आधी भी चुनौती पेश न कर पाए। बात आपने कही है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, इस बिखराव की वजह क्या है? क्या आपको ये साफ तौर पर लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस स्वीकार नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है? सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है कि आज भाजपा प्रवक्ता और नरेंद्र मोदी जी का दर्द एक ही है कि मीडिया इनके खिलाफ बात कर रहा है। देखिए, नरेंद्र कहते मीडिया हमारी खबर नहीं दिखाता कि मैं बचपन में पराठे खाता था कि रोटी खाता था कि क्या काम करता था, और यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि हाँ, चैनलों के माध्यम से हमको फाइट लग रही है। लेकिन समीर जी और सुरभि जी, आपको बताना चाहूंगा, भाजपा अलायंस तो बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है। दिल्ली के सांसद को कहना पड़ रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह संन्यास ले रहे हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के नेतृत्व की स्वीकारता को लेकर था। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही थी कि आखिर इंडिया में बिखराव की वजह क्या है, क्योंकि सवाल शिवम से भी यही हुआ था कि अगर एनडीए एक टारगेट के तहत अब अपने आप को और मजबूत कर रहा है, सहयोगियों को और जोड़कर, यही दम, यही जोश इंडिया अलायंस में क्यों नहीं? सुरभि जी, आपने भाजपा प्रवक्ता को बिल्कुल नहीं रोका और मेरे को तुरंत रोक दिया। ये है परसेप्शन की राजनीति। देश में किस तरीके ब्लेम गेम मत खेलिए सर। मैंने आपसे सिर्फ आपका ये सवाल पूछा था। ब्लेम गेम नहीं है, जो स्पष्ट है, दर्शक देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, तो ये ब्लेम गेम मेरी तरफ से बोलिए। मैं तो बात करना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। क्या मोदी जी अपना चेहरा चमका के, देखिए मोदी जी कहते हैं देश मोदी का परिवार है। अरे बेटियां भी मोदी का परिवार थी जो सड़क के बाहर, संसद के बाहर थी, लेकिन मोदी उन बलात्कारियों का परिवार बन गया जो ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग हो गए। मोदी उस हत्यारे के बाप का परिवार बन गया। देखिए, यही है, मौका आपको दिया गया, दोबारा दिया गया, लेकिन यहाँ पर बात सीट शेयरिंग की हो रही है। आप अपने सहयोगियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों ने राहुल गांधी तक के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। आप और लेफ्ट केरल में एक साथ लड़ते हुए दिखेंगे। जम्मू कश्मीर में बात बनी नहीं है, महबूबा मुफ्ती को बाहर कर दिया गया है। ये इंडिया गठबंधन का हाल है, उस पर सवाल पूछा गया है। समीर भाई, कभी आपने सवाल किया कि मोदी बलात्कारियों का बाप
परिवार है, मोदी भ्रष्टाचारियों का परिवार है, मोदी हत्यारों का सर, परिवार है। विपक्ष के पास अगर मौका है मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाने का, तो वो काम आपका है ना। अब मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ, क्योंकि एक और बड़ी खबर है इंडिया की बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर। जल्द वापस आती हूँ। इंडिया की बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर ये बड़ी खबर है, क्योंकि 15 मार्च तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। ये बड़ी खबर मिल रही है। अगले 2 से 3 दिन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक की भी संभावना है, और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद को लेकर यह खबर है। इस बीच ये भी बता दें कि पप्पू यादव के भी इंडिया में शामिल होने की खबर मिल रही है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी बड़ी खबर पर क्या इनपुट कुमार? जी देखिए, बीच में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब बिहार की रैली में गए थे तो वहां तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हुई थी, लालू यादव से बातचीत हुई थी, और बैकडोर से लगातार दोनों दलों के बीच में चर्चा आगे बढ़ रही थी। तो ऐसे में अब सूत्रों का ये कहना है कि 15 मार्च तक ऐलान कर दिया जाएगा, जैसे कल डीएमके के साथ ऐलान हुआ, और 8 से 10 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। अहम सवाल 2 सीटों को लेकर है। एक तो पूर्णिया सीट है, जहां से कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए और उनको उम्मीदवार बनाया जाए। इस पर ग्रीन सिग्नल आरजेडी प्रमुख को देना है। और दूसरी अहम सीट कटिहार की है, जहां से तारिक अनवर कांग्रेस से और कांग्रेस के ही विधायक दल के नेता शकील अहमद खान उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, लेकिन आरजेडी के अशफाक भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। तो 1-2 अड़चने बाकी हैं, जिनको कि माना जा रहा है कि अगले 1-2-3 दिन में दिल्ली में दोनों के बीच बैठक में सुलझा लिया जाएगा और बिहार का फॉर्मूला सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? एनडीए का कुनबा निश्चित तौर पर मजबूत हो रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सीट शेयरिंग को लेकर तमाम कोशिशें रंग लाती हुई नजर आई हैं पिछले दिनों। यूपी में बात बन गई, बिहार में बनने वाली है, महाराष्ट्र में भी बनने के आसार हैं, लेकिन कई जगहों पर पेच फंसा हुआ भी नजर आता है। यह भी एक हकीकत है। किस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनौती पेश की जा रही है एनडीए को, उसे आप आंकेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है कि वो सरकार में जो भी राजनीतिक दल है उसके खिलाफ कोशिश करे। कोशिश में वो गठजोड़ बनाता है अगर पार्टी बहुत कमजोर हो जाती है। कांग्रेस की जो दशा है उसमें वो इस स्थिति में भी नहीं है कि जहां सिर्फ उसका मुकाबला है, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस है। गठजोड़ तो वहां हो रहा है जहां पहले से ही गठजोड़ की स्थिति है। तो जो मूल काम था, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस जहां लड़ती है, वहां तो अभी भी वो शून्य की स्थिति में है। और जो बड़ा दुर्भाग्य है कि आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी गठजोड़ बना रही, बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि गठजोड़ बन गया, लेकिन क्या पहली लिस्ट में रायबरेली और अमेठी जैसी सीट का भी नाम नहीं आ सकता था? क्या कांग्रेस पार्टी को एकदम नहीं लग रहा है कि उत्तर भारत में उसको कोई वोट देने वाला है? अब ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपको अगर लगता है कि एक पप्पू यादव के एनडीए में आ जाना ये भी कोई खबर है, इससे भी कोई राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ सकता है, तो फिर तो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी 2-4 कांग्रेस के नेताओं को ले आ रही है, कुछ एक इधर से भी जा रहे होंगे। मुझे लगता है मोटा मोटा जो बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों में भी जिनका आधार है, जो 2-4 सीटें जिता सकती हैं, जिनके पास एक समूह का वोट है, वो कहां जुड़ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखती है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अपनी तैयारी में भाजपा बहुत आगे है। कांग्रेस का संकट यह है कि राहुल गांधी तक अभी अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। दीपक से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी बताएं। दीपक, देखिए, ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता को पूरा देश दाद देना चाहेगा। जो कांग्रेस की सीटों को तो आकलन कर रहे हैं, लेकिन ये निष्पक्षता कहां जाती है कि भाजपा अभी नितिन गडकरी जी का नाम नहीं अनाउंस करती है, भाजपा अपने मंत्रियों का नाम अनाउंस नहीं करती है। तो कमाल की पत्रकारिता है, कमाल के निष्पक्ष लोग बैठे हुए हैं, कमाल का आकलन हो रहा है, देश देख रहा है। बात इसी तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है। मोदी जी मुद्दों की बात करते नहीं है, मोदी जी काम की बात नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, हम व्यक्तिगत चेहरे की बात नहीं करते। दीपक जी, लेकिन 2014 और 2019 में इस देश की जनता ने अपने वोट से भी तो कुछ आकलन किया ना, या उसको भी खारिज करेंगे? वरिष्ठ पत्रकार की बात को तो खारिज कर दिया आपने। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार की मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, और आपके चेहरे पे वरिष्ठ पत्रकार के चेहरे इस तरीके से वन साइडेड आकलन से हंसी आ गई तो देख के दीपक, वन साइडेड बोलना बहुत आसान नहीं लगता, लेकिन जब सवाल आप ही के नेतृत्व में आप ही के सहयोगी उठाने लगे तो उस सवाल को कैसे आप रूल आउट कर देते हैं? सुरभि जी, देश में गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारा तो फूल सकता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था नहीं आगे बढ़ सकती, देश में रोजगार नहीं बन सकता। तो मोदी जी मुद्दों के आधार पर भी आपके सहयोगी आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे, क्यों अलग हो रहे हैं आपसे? नामुमकिन है। मोदी जी है तो जितने भी बलात्कारी हैं सब सुरक्षित है। तो मोदी जी का
जो सुरक्षा कवच है वो किनके लिए? मोदी जी का सुरक्षा कवच। जो भाजपा में आ जाओ वो मोदी जी के साथ हो जाओ, भाजपा को सपोर्ट कर दो, वो सब सुरक्षित है, चाहे उनके ऊपर कितना भी आ रहा हो। खुद स्वयं मोदी जी मतलब जिस इंडिया अलायंस को बनाने में बड़ी भूमिका नीतीश ने निभाई, वो आपका साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी पहले ही तंज कस चुकी हैं। वहीं क्षेत्रीय दलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब देख लीजिए जयंत चौधरी भी क्या फैसला ले चुके हैं। इन तमाम हकीकत को आप कैसे रूल आउट कर देंगे दीपक? यही एक सवाल था। क्या ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इन्हें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है? कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इनकी मजबूरियां क्या है? जयंत चौधरी का बयान, इंटरव्यू आपने देखा कि हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। तो जितने सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं, जितने सत्ता के बिना नहीं रह सकते, जो संघर्ष से डर लगता है। ठीक है दीपक, मैं आता हूं आपके पास। मैं आता हूं आपके पास। अहम खबर आ रही है, शरद पवार ने बारामती से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। सुप्रिया सुले को शरद पवार ने बनाया उम्मीदवार। पुणे के भोर इलाके में शरद पवार ने यह ऐलान कर दिया। देखिए, इस बार बारामती से एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले होंगी। यह ऐलान शरद पवार की तरफ से कर दिया गया है। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को, अपनी बेटी को, इस सीट से बनाया है कैंडिडेट। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, एक तो महाराष्ट्र में एनसीपी वर्सेस एनसीपी का मुकाबला भी इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीपी का अजीत पवार गुट आपकी तरफ आ चुका है। लेकिन उधर से एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आप 370 सीटें बीजेपी, एनडीए 400 पार, इसे लेकर इतना ही आश्वस्त होते तो आपको भी छोटे दलों के सामने उन्हें जोड़ने की मजबूरी क्यों होती? यह एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। यानी आप लोगों को भी मन में कहीं शंकाएं हैं ना कि मामला कहीं अटक ना जाए, इसीलिए छोटे दलों को साथ जोड़ रहे हैं। देखिए समीर जी, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन 10 सेकंड में फिर दीपक जी का फर्क और हम में और कांग्रेस में फर्क क्या है। बेसिकली आपने मुझसे सवाल पूछा, सबसे पहला मैंने अपने बारे में, अपनी ताकतों के बारे में बताया, विपक्ष की कमजोरी के बारे में बताया। आपने दीपक जी से पूछा भाई आपकी तैयारी क्या है, आपके परिवार में इतनी टूट क्या है। आते मोदी 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 5 मिनट तो उन्होंने वो किया। फिर आपने जब उनसे पलट के सवाल पूछा, आप गलत है, आप हमें नहीं दिखाते, आप हमें नाश्ता करते हुए नहीं दिखाते, आप हमें खाना खाते हुए नहीं दिखाते, निकलो भाई से, मीडिया से नहीं लड़ना है। आपका चरित्र है, आपका चरित्र है कि आपको नाश्ता करते हुए कैमरा चाहिए, आपको दीपक आप प्लीज बोलने दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कैमरे के बिना नरेंद्र मोदी जी नहीं रह पाते। तो पूरे देश ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ पानी में कैमरा लेके जाते, जहाज में भी जाते तो कैमरा लेके जाते। ठीक है दीपक जी ऐसे नहीं, एक एक करके दीपक एक अरे एक तो ग्राउंड पर जब हम जाते हैं ये वैसे ही कहीं नजर नहीं आते। क्या तरीका, प्लीज भाई ऐसे नहीं। देख तो ग्राउंड पर जब हम जाते हैं कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देते। थोड़ा बहुत बराबर का मौका आप इनको चैनल पर देते हो, उसको भी मोदी मोदी और 400 पार के नारे में वेस्ट कर देते हो। अरे भैया आपकी प्लानिंग क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आपका मिशन क्या है? मोदी मोदी करना है तो वो भी करिए, हमारे लिए तो खुशी की बात है। लेकिन सच्चाई ये है, अब आपके सवाल पर आता हूं। मैं ऐसा मानता हूं राजनीति सिर्फ जोड़ने का काम है, राजनीति सिर्फ जोड़कर लोगों को की जाती है। और हम भारतीय जनता पार्टी 2024 में और एनडीए चुनाव में जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है, या फिर वो विचारधारा से प्रभावित हैं, या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हैं, या फिर उनकी सोच से प्रभावित है, नीतियों से प्रभावित है, आइए प्रस्ताव कीजिए। नहीं तो शिवम, फिर प्रभावित तो महबूबा मुफ्ती भी हो सकती हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे पहले हुई थी, साथ लेंगे। मैंने क्या कहा, आप प्रस्ताव करिए, हम उस पर विचार करेंगे। अच्छा। लेकिन हम इतने एरोगेंट बिल्कुल नहीं है कि आप ऑल टाइम लो पर हो, 50 सीटों पर हो, लेकिन बावजूद उसके अकेले ही निकले जा रहे हैं जैसे खुद ही 400 जीत लेंगे जाकर। ये एरोगेंस नहीं होनी चाहिए राजनीति में भाई। आपको लेकिन सवाल शिवम यहाँ आपकी एरोगेंस को लेकर भी उठाया गया, ये कहते हुए जो बात थोड़ी देर पहले दीपक ने कही थी कि संगठन स्तर पर नाराजगियां यहाँ भी हैं। मुझसे पूछा एक बार फिर से। मैंने कहा यह सवाल विपक्ष भी लगाता आया है कि जिस कॉन्फिडेंस के बलबूते आप जोर के साथ जनता के बीच जाने की बात करते हैं, हकीकत यह है कि संगठन स्तर पर नाराजगियां अलग अलग राज्यों में यहां भी हैं। नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं बड़े परिवार में कहीं ना कहीं एक जो है मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी आपको नजर नहीं आएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से जनता के बीच में है,
चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले जिस तरीके से यात्राएं चल रही हैं, जिस तरीके से कैंपेन लॉन्च हो अब रहे हैं, इसी यात्रा और कैंपेन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात बताना चाहूंगी, सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे पीएम। आज थोड़ी देर बाद अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में भी उनकी एक जनसभा होने वाली है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने से कितनी सीटों पर असर पड़ता है। यही इंफॉर्मेशन समीर अब रखना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं पूरी इंफॉर्मेशन। नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने से 120 लोकसभा सीटों पर सीधा असर पड़ता है। बहुत रोचक जानकारी है। ये 120 सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार की हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, जबकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। 2014 और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का इन दोनों राज्यों के नतीजों पर क्या असर पड़ा, अब आपको वो भी दिखाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में एनडीए को 73 पर जीत हासिल हुई। 73 पर, इनमें अपना दल की 2 सीटें भी शामिल थी। 2014 में यूपी में एनडीए का वोट शेयर था 43%। तो ये जो आंकड़ा है ये भी अपने आप में दिलचस्प है। डिबेट पर हम एक बार फिर जाते हैं और ये आंकड़े अगर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा पाएं तो आपको दिखा देंगे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यहां पर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एनडीए की अगर कुनबे की बात की जाए, प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। दावा सबसे ज्यादा इसी बात का है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चलेगी तो मोदी की गारंटी। क्या आपको लगता है पूरा एनडीए का कुनबा इस तरफ सिर्फ एक चेहरे को सामने रखकर, उसको आगे रखकर चुनाव जीतने की तैयारी में लगा हुआ है? देखिए, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी एक नेता के पीछे दूसरे राजनीतिक दल खड़े हों, आमतौर पर इस तरह से कम हो पाता है। हमने पहले भी गठजोड़ बनते देखे हैं और नेता मानते थे, लेकिन इस तरह से आप एक नेता को पूरी तरह से, जिसको कहें कि सिर्फ स्वीकार नहीं करना, उसको पूरी तरह से आप कहें कि नहीं हमारे नेता के तौर पर ये दिखता है। और आप अगर ध्यान से देखें जिस भी राज्य में है, अभी हम लोगों ने बिहार में रैली देखी थी, नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे थे, ठीक है, वो नेता के तौर पर बिहार में उनकी जो छवि भले हो, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने उस दिन वो कितने छोटे दिख रहे थे। अब आप इसको देखिए कि छोटे होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जब सीट शेयरिंग करती है तो कोई मुश्किल नहीं आती, जबकि वहां तो बहुत संकट है, ढेर सारे दल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मना ली जाती। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि सबको ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है और नरेंद्र मोदी जिस लार्जर आइडिया पर काम कर रहे हैं, जिस पर शायद कम लोगों का ध्यान जा रहा है। सर, उस लार्जर आइडिया में सवाल मोदी मैजिक के साथ साथ इस बात का भी तो विपक्ष उठाता है कि ये खुद पार्टियों की मजबूरियां हैं। अब उसी मजबूरी के तहत वो वापस एनडीए में शामिल होने के फैसले ले रही हैं। नहीं, मुझे लगता है इसको मजबूरी के तौर पर आप, ठीक है, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को कहना ही चाहिए, लेकिन बताइए ये मजबूरी, अगर आप 40 में 39-35 सीटें बिहार में जीतने के लिए मजबूरी में जा रहे हैं तो भैया फिर ये मजबूरी तो ठीक है ना। अगर आप 370 और 400 के टारगेट पूरा करने के लिए हर किसी के साथ जा रहे हैं, आप ओडिशा तक में बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक बातचीत वहां नहीं बनी है, जबकि वहां वही दोनों लड़ रहे हैं, भाजपा और बीजू जनता दल। यानी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि कांग्रेस और कुछ उनके साथ चिपके हुए दलों को छोड़कर देश में कोई हमारा विरोधी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है और मैं कह रहा हूं 2024 का चुनाव अगर इस पर हुआ तो ये देश की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने जा रहा है। दीपक, कैसे आप देखते हैं इसे? मतलब ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां जो हैं वो भले इंडिया गठबंधन के बैनर तले आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन इधर से मैसेज ये है कि कांग्रेस के अलावा कोई और भी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमति रखती है तो वो इधर आ सकती है। इसलिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्या आप लोगों की? इसलिए जो तमाम दल हैं वो छिटक रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी से? समीर भाई, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, सिर्फ दिखावे और परसेप्शन की राजनीति कर रही भाजपा। यहाँ भाजपा के काबिल प्रवक्ता बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे कि हम जोड़ने की राजनीति करते। अरे देखा पूरे देश ने महाराष्ट्र में किस तरीके से इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, बिहार में चाचा भतीजों को लड़वा दिया। तो भाजपा लड़वाने का काम करती है और मौके का फायदा उठाती है। तो अंग्रेजों के गुलाम
रहे हैं लोग, अंग्रेजों से माफीनामे वाली पार्टी है ये, तो उसी तरीके से फूट डालो और शासन करो वाली पार्टी है। तो लोगों को आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़वाती है। पूरा देश ने देखा किस तरीके से दिल्ली में वही सवाल पर आ रही जो समीर ने आपसे किया था। अगर आपकी बात को ही कहूं, ये दिखावा और परसेप्शन है, उसी दिखावे और परसेप्शन को तोड़ने के लिए इंडिया अलायंस एक साथ आया था ना, तो उस माइक्रो मैनेजमेंट में क्यों हर बार अलायंस फेल हो जाता है आपका, जहां पर आप ही के लोग आप ही के सामने नाराजगियां रखते हैं और अलग हो जाते हैं? मैं बहुत सीरियस बात कहना चाहता हूँ, गंभीर बात यह है कि जिस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी आरोपी बताते हैं, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जिनके ऊपर आरोप लगा रहा हो, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास ऐसे क्या सबूत है कि अजीत पवार को, नारायण राणे को, शुभेंदु अधिकारी को, इन सब के ऊपर आरोप लगाए प्रधानमंत्री पद पे? तो प्रधानमंत्री जी उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? और छगन भुजबल की फाइल ईडी कहती है कोर्ट में कि चूहे खा गए, गायब हो गई। ये क्या चरित्र है भैया? ईडी झूठ बोल रही है, छगन भुजबल झूठे हैं, देश के प्रधानमंत्री झूठे। कौन झूठा है? देश जनता इन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है समीर भाई, ना कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ती है। स्टारडम की राजनीति नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं। ठीक है शिवम, इस बात का जवाब दीजिए। जिनको भ्रष्टाचारी कह के पानी पी पी कर कोसते थे, मिशन 400 को अंजाम देने के लिए आप तो सबको साथ लिए जा रहे हैं, फिर इसका जवाब कौन देगा? वो भी तो देख रही है जनता। मैं ही दूंगा ना समीर भाई, मुझे ही भेजा है पार्टी ने तो मुझे ही देना जवाब। जी मैं ही दीजिए। दूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं? पहली बात तो दीपक जी का 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। इन्होंने तमाम बातें कही, तमाम तरह की चीजें कही, उसके अलावा आपने भी एक बात कही। आप मुझे एक चीज, दीपक जी ने कहा कि सारी पार्टियों को तोड़ लिया, अब और अभी प्रवक्ता जोड़ने की बात कर रहे थे। भैया मैं अपनी पार्टी को जोड़ने की बात कर रहा था, अपने गठबंधन को जोड़ने की बात कर रहा था, कांग्रेस को हमें नहीं जोड़ना। गौतम गंभीर को ना जोड़ पाए, हर्षवर्धन जी को ना जोड़ पाए, पवन सिंह को ना जोड़ पाए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्या तरीका है? मैं उनके बीच में एक बार कहूँ, कोई भी नहीं। दीपक जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए ताकि दर्शक भी समझ सके। थैंक यू। तो हमें अपने आप को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने नए साथी जोड़े, बिल्कुल जोड़े। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने साथियों को अपने साथ लाए, बिल्कुल लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी जनता को जोड़ पा रही है, बिल्कुल जोड़ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जनता से संवाद स्थापित कर पा रही है, कर पा रही है। बाकी रही बात कांग्रेस की, तो ना आप जुड़ने वाले हैं ना आप जोड़ सकते हैं अपने आप को, तो ये आपकी परेशानी है, मेरी नहीं है। अब दूसरी बात, मैं एक चीज मानता हूं कि इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, आरोप चाहे कल आप पर लगे, कल मुझ पर लगे, दीपक झा जी पर लगे, हर्षवर्धन जी पर लगे, अंततः कोई फैसला जो देगा वो कोर्ट ही देगा, और जो कोर्ट फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। हम कोई ऐसे लाला लैंड में नहीं रहते हैं। यहाँ पर किसी पर भी अगर कोई आरोप लगे, कोर्ट में जाइए, साबित कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में हुआ करती थी 4 से 14 के दौरान, तो अप्रोक्सीमेटली 40 दादा के खिलाफ जो है दर्ज कराए थे। कैसे कराए थे? PIL फाइल करते थे, फिर उसके खिलाफ सबूत आते थे, फिर उनको मजबूरन हंगामा होने के बाद FIR दर्ज करनी पड़ती थी। अगर इनके पास भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी नेता के खिलाफ सबूत है और वो बचा हुआ है, तो जाइए PIL में भाई, जाइए कोर्ट में, स्वागत है। लेकिन टीवी पर बैठकर आप चाहते हैं कि आपका माहौल बने, आप जो है एंकर को बताएं, एंकर डायरेक्ट फोन करे और सीधा केस करवा दे, ऐसा नहीं, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर पचे फेस और उसी के लिहाज से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और खबर भी है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का यह बयान आया है, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग हो गई है, एमवीए 40 सीट जीतने की तैयारी में है। संजय राउत का यह बयान। सीट शेयरिंग हो गया है, हो जाएगा ना, हो गया है। प्रकाश अंबेडकर जी के साथ होगा। प्रकाश अंबेडकर जी ठीक है, आपके सामने उनकी बात अलग है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी, बहुजन वंचित आघाड़ी, ये सब हमारे साथ है। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर ही लगातार हम चर्चा कर रहे थे और दो बड़ी खबरें दो बड़े राज्यों से सामने आ चुकी हैं, सुरभि, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में भी सीट शेयरिंग तय होती नजर आ रही है और महाराष्ट्र में संजय राउत ने घोषणा भी कर दी है। यहां भी बहुत तेजी से त्रिपाठी जी डेवलपमेंट तो नजर आ रहे हैं। एनडीए, इंडिया का कुनबा जो है एनडीए के खिलाफ एक होने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखता है। निश्चित तौर पर समीर, और ये अच्छा है। देखिए, देर आके कितना दुरुस्त हो पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा ना। जब आपकी राजनीतिक ताकत बहुत घटी हुई हो तो जुड़कर लड़कर, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन ये जुड़कर लड़कर क्या पूरी तैयारी से हो पाया? जिस धुरी को नीतीश कुमार को लेकर चले वहां गड़बड़ हो गई। और अगर अब महाराष्ट्र किसी तरह से इस स्थिति में आ गए कि वो एक साथ लड़ रहे हैं, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है तो अच्छी खबर है, लेकिन बिना मायावती की क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कुछ होगा? क्या
शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास इतनी ताकत बची है कि वो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कोई बड़ा बदलाव कर पाएंगे। बिल्कुल, चुनौतियां निश्चित तौर पर बड़ी नजर आती हैं और एनडीए का कुनबा यहां पर एकजुट होता हुआ भी नजर आता है। जो पुरानी पार्टियां छिटक गई थी एनडीए से, वो भी अब साथ आती हुई नजर आ रही हैं। आज नहीं होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। बड़ी खबर बता दें, आज शाम होने वाली थी बीजेपी सीईसी की बैठक, लेकिन अब यह बैठक टल गई है।